वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ प्लेटो। प्लेटो जो थे वो ग्रीक फ़िलासफ़र थे और ग्रीक फ़िलासफ़र इनको माना जाता है। इनका जो बॉर्न हुआ था वो एथेंस के अंदर हुआ था, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी को फॉलो करती है। और ये सोक्रेट्स के एक तरीके से सोक्रेट्स को फॉलो करने वाले हैं, सोक्रेट्स के शिष्य माने गए हैं। ही टॉट मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी इन फर्स्ट ग्रेट स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स। ये दो सब्जेक्ट्स ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, तो मैथमेटिक्स और एक फ़िलोसफी। सो इन द फर्स्ट ग्रेट स्कूल ऑफ फिलोसोफर, एक बड़े स्कूल जो फिलोसोफर्स के होते थे उनमें यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिलोसफी पढ़ाते थे। इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करेगी कि स्टेट का ओरिजिन कैसे होना चाहिए। स्टेट जो होता है वो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग जो जिसमें रूलर्स होते हैं और रूल्ड होते हो। दो क्लास होनी चाहिए, एक तो रूलर्स और एक रूल्ड। रूलर्स कौन होने चाहिए? जो किंग और वॉरियर्स होने चाहिए। और रूल्ड जो होते हैं वो आर्टिशंस या स्किल वर्कर, जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो रूल्ड होने चाहिए। और रूल करने वाले रूलर्स जो होते हैं वो किंग और वॉरियर्स यानी कि योद्धा और राजा होने चाहिए। प्लेटो ट्रेस द ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। उन्होंने बताया कि जो स्टेट होता है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पे इन्होंने बात करी है। प्लेटो सेड स्टेट अराइजेज आउट ऑफ नीड ऑफ मैनकाइंड। जो स्टेट बनता है वो किससे बनता है? नीड ऑफ मैनकाइंड से। अगर हमने बात की जाए कि पहले जो हमने आइडियाज़ पढ़े हैं उनमें भी यही कहा गया है कई इकोनॉमिक थिंकर्स के द्वारा कि जो नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग स्टेट बनता है। तो इन्होंने भी उसी चीज़ को बताया प्लेटो ने कि नीड के अकॉर्डिंग स्टेट यहाँ पे बनता है। इस चीज़ को इन्होंने बात करी इस चीज़ के ऊपर। इसके बाद इन्होंने बताया कि सेल्फ सफिशेंट नहीं है, लेकिन सबके अलग अलग वांट भी है, यानी कोई भी अकेला खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। सब इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जो होते हैं वो एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि डिपेंडेंट है। तो सबके अलग अलग वांट है, सब डिपेंडेंट है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत आइडियोलॉजी में बताया है। सो दो बातें समझ में आई है ओरिजिन स्टेट में, एक तो रूलर्स एंड रूल वाली, और हमने इकोनॉमिक कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी रखा है यहाँ पे कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे स्टेट का बनना और होना बहुत ज़रूरी है। नीड के अकॉर्डिंग स्टेट का अराइज होता है। कोई भी व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और जितने भी लोग हैं उनकी सबकी अलग अलग वांट है। इन्होंने 5 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स बताया है, 5 तरह की गवर्नमेंट को बताया है। एरिस्टोक्रेसी रूल बाय द बेस्ट, टाइमोक्रेसी रूल बाय द सोल्जर्स, ओलिगार्की रूल बाय अ फ्यू एंड रूल ऑफ वेल्थी एंड डेमोक्रेसी। ये 5 पॉइंट इन्होंने बताया है जो ओरिजिन ऑफ स्टेट में आता है। एरिस्टोक्रेसी जो होते हैं वो बेस्ट के द्वारा रूल करने वाले, और टाइमोक्रेसी जो सोल्जर्स के द्वारा रूल करने वाले, ओलिगार्की जो कुछ लोगों के द्वारा रूल करने वाले, और कुछ वेल्थी लोगों का रूल, और कुछ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर। इसके बाद इन्होंने बताया है डिवीज़न ऑफ लेबर पे बात की गई है। डिवीज़न ऑफ लेबर पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी बात करी कि डिवीज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इन्होंने स्टेट का ओरिजिन के बारे में बताई कि डिवीज़न ऑफ लेबर से स्टेट बनता है। सो यानी कि स्टेट के अंदर एक पॉइंट और यहाँ आता है कि जो स्टेट बनता है वो एक लेबर का बंटवारा करने से बनता है, क्योंकि लेबर का डिवीज़न होगा तब प्रॉपर्ली डिवाइडेड लेबर ग्रुप का डिवाइडेशन होगा अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। तो यहाँ पे स्टेट का ओरिजिन होगा, तो इस चीज़ को भी इन्होंने बताया है। Therefore, a city must include a builder, weaver, farmer, shoemaker और representative of some other similar occupation. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के लिए इन्होंने बताया कि डिवीज़न लेबर, जैसे एक एग्जांपल दी सिटी में, सिटी के अंदर वीवर, बिल्डर, ये फार्मर, ये जो होता है ये सारे होने चाहिए। इनका सबका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को एक वर्क मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स कंट्रीब्यूशन। तो ये इन्होंने इस बात को भी रिप्रेजेंट करा है, यानी कि इनका डिवीज़न लेवल पे फोकस ये है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक स्टेट का फॉर्मेशन भी होना चाहिए। और डिवीज़न ऑफ लेबर का ऑब्जेक्टिव क्या? अकॉर्डिंग टू स्किल, कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को एक उसका एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और उसको जॉब उसकी देनी चाहिए। जैसे बिल्डर, वीवर, फार्मर, शू मेकर, इस तरीके के लोग होने चाहिए।
तो डिवीज़न ऑफ लेबर का अगर आइडिया देखा जाए तो एडम स्मिथ के आइडिया से कुछ डिफरेंट है। एडम स्मिथ ने मार्केट के अकॉर्डिंग डिवीज़न दिया है, प्लेटो ने डिवीज़न ऑफ लेबर से ही मार्केट का डिटरमाइन बनाया। यानी कि एडम स्मिथ ने कहा है कि मार्केट से डिवीज़न ऑफ लेबर बनता है, प्लेटो ने बताया कि लेबर से डिवीज़न ऑफ मार्केट या डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट बनता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी प्लेटो और एडम स्मिथ का आइडिया जो है वो कुछ तरीके से डिफरेंट पाया जाता है। इसके बाद इन्होंने साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करी है, पॉपुलेशन की साइज किस तरीके से एनालाइज होनी चाहिए। एक तो डिवीज़न ऑफ लेबर का एक रिज़ल्ट बताया है पॉपुलेशन की साइज को एनालाइज करना, क्योंकि लेबर और पॉपुलेशन का ही पार्ट है लेबर। तो लेबर के बारे में इन्होंने बताया कि लेबर से ही थोड़ा जो पॉपुलेशन है वो स्टेट के अंदर पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेट जो बनता है वो डिवीज़न ऑफ लेबर से बनता है। लेबर का थोड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की साइज़ को एनालाइज करने में। सो इन्होंने पॉपुलेशन की साइज़ डिवीज़न ऑफ लेबर का एक रिज़ल्ट बताया। Only such a number of provided opportunity for everyone to be familiar with all the other person and help the economy to achieve self sufficiency। इसी चीज़ को लेकर बताया इन्होंने कि लोग बाग यहाँ पे खुद डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं जब उनकी सेल्फ सफिशिएंसी आएगी। तो एक तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बताया है, और इम्पॉर्टेंट बताया कि पॉपुलेशन सेल्फ सफिशिएंट हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद इन्होंने मनी के ऊपर बात करी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा है, जिस तरीके से ज़्यादातर लोगों ने या ज़्यादातर इकोनॉमिक थिंकर ने बात करी है, उसी को फॉलो या उसी के रिगार्डिंग इन्होंने पॉजिटिव एक आस्पेक्ट दिया है मनी को लेकर, कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को ख़रीदने में और बेचने में हेल्प करता है। इन्होंने आइडिया ऑफ गोल्ड और सिल्वर को जो अलाउ करना है वो फेवर नहीं करा है, जैसे कॉमन मैन यूज़ करते थे। इन्होंने मनी के बारे में ही बताया है कि मनी के लिए डोमेस्टिक कॉइन जिसमें वेजेस का पेमेंट हो सके, जिसमें हर व्यक्ति को उसके ट्रांजैक्शन के बारे में ट्रांजैक्शन करने में हेल्प मिले। और इन्होंने एक करेंसी रखी है जो एम्बेसडर्स, ट्रैवलर्स और विजिटर के द्वारा यूज़ करी जाए, एक हेलेनिक करेंसी, यानी कि इस तरीके से इन लोगों के द्वारा यूज़ करा जाए जो इन लोगों के लिए ही बनी हो। तो इस चीज़ को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि इनकी एक पर्टिकुलर करेंसी होनी चाहिए जो ये मनी का फॉर्मेशन इनके लिए होना चाहिए, और मनी का फॉर्मेशन के द्वारा बहुत सारे ट्रांजैक्शन या पेमेंट ईजी हो जाएंगे। तो इन्होंने मनी के फॉर्मेशन की बात कही है, ना कि फेवर नहीं करा इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जैसे कॉइन्स के बारे में। इन्होंने सिर्फ एक कॉमन डोमेस्टिक कॉइन और एक करेंसी के बारे में इन्होंने बताया जो आज करेंसी चल रही है, इस तरह की करेंसी के बारे में इन्होंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट इनका इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर लिया जाता है उसके अगेंस्ट ही है, इन्होंने प्रोहिबिट करा है इस चीज़ को प्लेटो ने। अकॉर्डिंग टू प्लेटोस पर्सपेक्टिव, इंटरेस्ट लोन के ऊपर जो दिया जाता है, टेकिंग ऑन लोन, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बात पे बाद में एक पर्सपेक्टिव दिया कि जो डिले पेमेंट करता है उन पे इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो लेट पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट नहीं देते हैं, जो टाइम लगाते हैं पेमेंट देने में, उन लोगों के ऊपर पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बताई है। तो इंटरेस्ट में दो बातें इनकी आती है, इंटरेस्ट लोन के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट पेमेंट में डिले करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी के रूप में लेनी चाहिए। वैल्यू के ऊपर इन्होंने बताया कि एक तरीके से कमोडिटी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनहेरेंट क्वालिटी है जो अलग नहीं हो सकती। सो वैल्यू बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की एक वैल्यू होनी चाहिए कमोडिटी की। मैन प्राइस को रोक नहीं सकता, बट वैल्यू के लिए एक तरीके से वैल्यू के बराबर आ सकता है। तो उस चीज़ को इन्होंने बताया कि हर कमोडिटी की वैल्यू एक क्वालिटी है उसका, और उसके बिना कमोडिटी का कुछ मतलब नहीं है। वेल्थ एंड पॉवर्टी के ऊपर इन्होंने बात करी है। वेल्थ एंड पॉवर्टी के ऊपर इन्होंने बताया कि बेसिकली जो वेल्थ होती है वो रिच पर्सन के द्वारा क्रिएट होती है, और इन्होंने एक पॉइंट बताया है कि रिच पर्सन का केयरलेसनेस ही पॉवर्टी को लेकर आता है। ये पॉइंट इस चीज़ को बताता है कि लोगों की इनएफिशिएंसी पुअर लोगों को आगे ना बढ़ने का कारण ही रिच है। जो रिच लोग पॉवर्टी
क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रिच पर्सन अपने आप को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, हैप्पीनेस को क्रिएट ना करते हैं और क्रिएट नहीं करते, और पोवर्टी का सबसे बड़ा इशू है, पुअर लोगों को हेल्प नहीं करते रिच पर्सन आगे बढ़ने में। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा रिचेस एंड पोवर्टी के बारे में। To him, great riches and happiness cannot exist together because the rich people spend a part of their wealth without any justice. Very important point कि इन्होंने इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करा है कि कोई भी व्यक्ति रिच और हैप्पीनेस एक साथ ले नहीं सकता, क्योंकि रिच जो होते हैं वो ज़्यादातर पार्ट अपने इनकम का, ज़्यादातर पार्ट अपनी ट्रेजरी का, ज़्यादातर पार्ट अपनी वेल्थ का विदाउट एनी जस्टिस वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर वेस्टेज में उनका पैसा जाता है। तो इस चीज़ को भी इन्होंने बताया और ये ज़्यादातर सही माना गया है आगे के जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं उनके द्वारा। इसके बाद ये बताया गया कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी अरेंजमेंट की भी बात करी है। फार्मर आर्टिशंस वर अलाउड टू गेट प्रॉपर्टी वाइल रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर नॉट अलाउड टू इन्जॉय प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहले से ही प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है ज़्यादा मात्रा में। तो उन्होंने फार्मर और आर्टिशन जो थर्ड क्लास के लोग हैं, जो थर्ड क्लास या फिर थर्ड कैटेगरी के लोग जो माने गए हैं, जो लोअर क्लास माने गए हैं, जो मिडिल मैन से थोड़े से नीचे माने गए, उनके लिए इन्होंने बताया कि ये प्रॉपर्टी जो गेट करते हैं वो इनके द्वारा होनी चाहिए, जिससे ये अपना डेवलपमेंट कर सके। इनके लिए प्रॉपर्टी अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे ये आगे ग्रोथ कर सके और कॉम्पीट कर सके। इसके बाद इन्होंने बताया कि सिटी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट जो है पुअर और रिच में, लेकिन ये ज़्यादातर वॉर का कारण भी बनता है एक दूसरे से, इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर इन्होंने अपनी बुक में बताया जो द लॉज के अंदर की ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव शुड बी लिबरल होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जो फ्रीडम के फॉर्म में हो, फ्रीडम के रूप में हो। और फॉरेनर्स जो होते हैं, जो प्रिजनर्स आ जाते हैं, जो फॉरेनर्स जो प्रिजनर्स बन जाते हैं, उनके साथ भी इक्वल व्यवहार होना चाहिए और स्लेव की तरह व्यवहार होना चाहिए, स्लेव की तरह बिहेवियर होना चाहिए, जिसमें उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कम्युनिस्ट के ऊपर बात करा है, कम्युनिटी के ऊपर बात करा है, और एक तरीके से रिमार्केबल यहाँ पे इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर जो बात करी है वो बहुत ज़्यादातर बात की जाती है, क्योंकि इसमें कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाले पॉइंट भी क्रिएट हुए हैं। इन्होंने अब बताया है कि जो जितने भी स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी है वो ओन्ड कलेक्टिवली होना चाहिए, यानी कि कम्युनिटी होनी चाहिए, और जितनी भी प्रॉपर्टी है उन पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने कम्युनिज्म के अंदर इक्वलिटी की बात कही है, और कास्ट सिस्टम की जो भी नुकसान है, जो भी बुराई है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट आइडिया नहीं माना गया प्लेटो का जो आइडिया है वो कम्युनिस्ट आइडिया नहीं माना गया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, प्लेटोस communism did not stand absolute mechanical equality but recognize authority and class distinction। प्लेटो का जो आइडिया है प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैकेनिकल इक्वलिटी नहीं बल्कि अथॉरिटी और क्लास को डिस्टिंग या अथॉरिटी और कास्ट सिस्टम को डिफरेंट करने में योगदान देता है। तो इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा है, जबकि कम्युनिटी वाला जो कंसेप्ट है वो इक्वलिटी लाने के लिए कहा जाता है, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं बताई है प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को भी इन्होंने स्टेटमेंट में बताया। एजुकेशन, प्लेटो स्टेटेड दैट बोथ बॉयज़, में इन्होंने बताया कि जो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो सेम काइंड ऑफ एजुकेशन रिसीव करें, और आज के टाइम में ज़्यादातर देखा जाता है इंपॉर्टेंट आइडिया बन चुका है एजुकेशन का कि ये चीज़ हो रही है स्टेट के अंदर कि सेम काइंड ऑफ एजुकेशन नहीं कि बराबर एजुकेशन दी जा रही है। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है, इस आइडिया के ऊपर भी वर्क हो रहा है, और प्लेटो ने इस आइडिया को अपने टाइम में पहली स्टेटमेंट में दे दिया था। तो आज हमने बात करी प्लेटो के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इकोनॉमिस्ट के आइडिया के बारे में जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर आते हैं। थैंक यू।